हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2। सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी और इस अधिनियम के तहत ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इसको मान्यता प्रदान कर दी गई। राइट। साथ ही इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों यानी कि बनारस के राजा और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया था। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस अधिनियम के माध्यम से जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, इसमें अतिरिक्त यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था। हालांकि जो मेजॉरिटी थी, जो बहुमत था, वो सरकारी सदस्यों के पास ही रहता था। राइट। और इस अधिनियम ने जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसमें नॉन ऑफिशियल सदस्यों की नियुक्ति के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन जो इसका प्रोसेस है, इसका प्रावधान किया था। बस ये ध्यान रहे कि इसमें इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 1909। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। राइट। और ऐसा पहली बार था कि किसी भारतीय को, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, कि किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले सदस्य बने। साथ ही उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। राइट। और इस अधिनियम में सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन, इसके आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह था कि मान लीजिए कोई मुस्लिम सदस्य है तो उसका जो चुनाव है ना, वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। राइट। और इस तरीके से इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, उसको वैधानिकता प्रदान कर दी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। राइट। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया। वो इसलिए क्योंकि उस समय जो मॉन्टेग्यू थे भारत के राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसराय थे। राइट। इस अधिनियम के तहत सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना, उनको डिमार्केट किया गया, उनकी पहचान की गई और उन्हें अलग कर दिया गया। और इस तरीके से जो सेंट्रल का नियंत्रण था वो कम हो गया राज्यों पर। राइट। और इस अधिनियम ने जो प्रांतीय विषय थे ना, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, उसको 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला था ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिजर्व्ड, हस्तांतरित और आरक्षित। राइट। देखिए, हस्तांतरित जो विषय थे, जो सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इस पर जो कंट्रोल था वो गवर्नर का होता था। राइट। और साथ ही गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। बस ये ध्यान रहे कि दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, आरक्षित विषय थे, उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से गवर्न करता था, शासन करता था। राइट। लेकिन यहाँ पे ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और शासन की इसी दोहरी व्यवस्था को, ये जो डुअल स्कीम थी, इसको द्वैध शासन यानी कि डायरकी कहा गया। ठीक। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट को कैटेगराइज करके लिखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में एजुकेशन, शिक्षा, पब्लिक हेल्थ, राइट, एग्रीकल्चर, कृषि, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। और रिजर्व सब्जेक्ट में फाइनेंस, लॉ एनफोर्समेंट, लैंड रेवेन्यू, ये जितने सब्जेक्ट थे ये इसमें शामिल थे। राइट। और इस अधिनियम ने पहली बार
हमारे देश में द्विसदनी व्यवस्था यानी कि बाई कैमरलिज्म और इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की शुरुआत की। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि क्या 1919 का जो रिफॉर्म है उसमें जो महिलाएं थे, जो वुमेन थी, उनको वोटिंग राइट मिले थे क्या? तो इसका आंसर है नहीं, राइट। इट डिड नॉट रिकमेंड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन। हालांकि इसने संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि कर और एजुकेशन यानी कि शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को वोटिंग राइट प्रदान कर दिए थे, राइट। और इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख और इंडियन क्रिश्चियन, जो इंडियन ईसाई थे, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया था और बढ़ा दिया था। पहले मुस्लिम थे, अब सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी इसमें शामिल हो गए थे। और इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट इट सेपरेटेड। यानी कि इस अधिनियम ने अलग कर दिया था और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया था एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनैक्ट देयर बजट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। द एक्ट प्रपोज्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, राइट। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन लिस्ट, ठीक, तीन लिस्ट को विभाजित कर दिया। वो था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट यानी कि संघीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि राज्य सूची और समवर्ती लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो थी एक्सक्लूसिव अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी। ये केंद्रीय सरकार पर इसका नियंत्रण होता था और इसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे विषय शामिल थे। प्रोविंशियल लिस्ट में पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे विषय शामिल थे और इस पर प्रोविंशियल जुरिडिक्शंस वो इस पर मौजूद था, राइट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो शेयर्ड अथॉरिटी थी यानी कि इस पे सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों का अधिकार रहता था, ठीक। और इसमें सब्जेक्ट थे जैसे कि क्रिमिनल लॉ और मैरिज, राइट। इस अधिनियम ने प्रांतों में जो द्वैध शासन था ना, जो डायरकी थी, उसको समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। डायरकी को खत्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। और इस अधिनियम ने जो 11 राज्य थे ना, उसमें से 6 राज्यों में बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की। यानी कि अब बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, इन सब में द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बनाएगी। मेड बाई कैमरल कंसिस्टिंग ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली बार भारत में रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई ताकि देश की जो करेंसी और क्रेडिट है यानी कि साख है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि इस अधिनियम ने दलित जातियों, महिलाओं और जो मजदूर वर्ग था, लेबर क्लास था, उसके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। उसके लिए भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है उसका विस्तार कर दिया, राइट। अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।